Take one. Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the chapter 5, that is measurement of length and motion. It is the fifth chapter from the class 6 science book. तो बच्चों जो भी क्लास 6 में हो अभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और अगर आप उसको बस साइंस स्टडी करने के लिए पर्पज से भी अगर इस वीडियो को कोई देख रहा है तो वो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को कवर किया जाएगा। और बच्चों अगर तुम लोगों को पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है। तुम सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो। ओके, और जो भी ये फोन नंबर और वेबसाइट से कांटेक्ट करने पे जो भी सर्विसेज हैं सब पेड सर्विसेज हैं, फ्री में नहीं है। ठीक है, तो ऑलराइट, जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिसको नहीं आता उसके लिए शुरुआत। तो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। ओके, तो दीपा अ क्यूरियस 11-year-old गर्ल लिव्स इन अ टाउन ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा। दीपा एक 11 साल की बच्ची है जो कि हरियाणा के राज्य में रह रही है। द न्यू स्कूल ईयर हैज स्टार्टेड। ठीक है, तो अब इसका नया सेशन स्टार्ट हुआ है, नया क्लास में गई है ये। दीपा नीड्स अ न्यू यूनिफॉर्म सिंस शी हैज ग्रोन टॉलर। तो दीपा को एक नई यूनिफॉर्म की जरूरत है क्योंकि वो लंबी हो चुकी है। हर मदर टेक्स हर टू अ क्लोथ शॉप। उसकी माँ उसको एक कपड़े की दुकान पे ले गई। शी आस्क फॉर अ 2 मीटर क्लोथ पीस। तो उसने कपड़े वाले से कहा उसकी माँ ने कि 2 मीटर का कपड़ा देने के लिए। द शॉपकीपर मेजर्स द क्लॉथ यूजिंग अ मीटर मेटल मेजरिंग रॉड। तो ये आप देख सकते हैं, आप एक मीटर एक रॉड का इमेज बना हुआ है। तो ये शॉपकीपर के पास कपड़ा नापने के लिए इस तरीके का रॉड होता है। तो ये लोहे का बना होता है, मेटल मेजरिंग रॉड। तो इसने 2 मीटर नाप करके दीपा की मम्मी को कपड़े दिए। देन द टेलर टेक्स हर मेजरमेंट्स यूजिंग अ फ्लेक्सिबल मेजर टेप। ठीक है, फिर बाद में टेलर ने कपड़े लाने के बाद, शॉपकीपर से कपड़े लेने के बाद जब टेलर के पास गए सिलवाने के लिए तो टेलर ने दीपक का मेजरमेंट लिया एक फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप से। ठीक है, तो बच्चे आप ये इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप है। हर मदर इंस्ट्रक्ट द टेलर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ हर यूनिफॉर्म बाय 4 अंगुल। तो दीपा की मम्मी जो थी उन्होंने टेलर से कहा कि कपड़े को 4 अंगुल और बढ़ा देने के लिए। क्योंकि 4 अंगुल कहने का मतलब 4 फिंगर्स विड्थ, कि 4 उंगलियों की चौड़ाई, इतनी लंबाई उसकी और बढ़ा देने के लिए। Are the tape and rod similar to the scale that her elder sister has in her geometry box? तो क्या ये जो टेप और जो रॉड दीपा ने देखे हैं दुकानों में, तो क्या वो उसी स्केल की तरह है जो तुम ज्योमेट्री बॉक्स में देखते हो? What did mother mean by 4 अंगुल? अब माँ ने जो टेलर से कहा था 4 अंगुल इंक्रीज करने के लिए, तो उस 4 अंगुल का मतलब क्या हुआ? तभी दीपा सोच रही है इन सब बातों को कुछ। दीपा शेयर्स हर एक्सपीरियंस विथ हर स्कूल फ्रेंड्स। तो दीपा ये बातें अपने स्कूल के दोस्तों से बताती है, अनीश, हरदीप, पद्मा, तस्नीम, एंड दिस लेड्स टू अ डिस्कशन अमंग्स देम। और इससे इनके बीच में एक डिस्कशन शुरू हो जाता है। और सो आप देख सकते हैं कि पांचों दोस्त यहाँ पे लाइन में खड़े हैं और इस टॉपिक को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कशन का टॉपिक क्या है? हाउ डू वी मेजर? हम लोग किसी भी चीज को नापते कैसे हैं? ठीक है, मेजर। हरदीप कहता है, आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर मेजरिंग क्लोथ बाय द लेंथ ऑफ हर आर्म। ठीक है, तो हरदीप कहता है कि उसने अपनी दादी को देखा है कपड़े को नापते हुए अपने बाह की लंबाई से। Have you ever seen how a farmer measures length to divide his field into beds? क्या तुमने कभी देखा है कि किसान जो है वो किसान जो है वो खेत को कैसे मेजर करता है ताकि उसको हिस्से में बांट सके अनाज बोने के लिए? ओके बच्चों, अगर आप में से कोई भी अगर गांव में गया होगा तो देखा, अगर अपने फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आप देखे होंगे खेत में भी उसको डिवाइड किया जाता है अनाज बोने के लिए। तो उसको किस तरह से मेजर करता है किसान? He walks and counts the number of his strides, says पद्मा। तो पद्मा कह रही है कि वो चलता है और अपने कदमों को गिनता है। ठीक है, जिस भी बीच की दूरी में जो भी डिवीजन करना है फील्ड में, तो वो चल करके अपने कदमों को गिनता है। Oh, not just the length of the strides, sometimes they also use the length of their feet to measure। ठीक है, और सिर्फ हर बार कदम का इस्तेमाल नहीं करते मेजर करने के लिए, कभी कभी अपने पैरों का भी। ठीक है, कि एक पैर के आगे दूसरा पैर रख करके तो उसकी मदद से भी वो लोग फील्ड को मेजर करते हैं। एड अनीश, तो ये पद्मा का जवाब था कि वो लोग अपना कदम गिनते हैं। तो अनीश कह रहा है कि हर बार कदम नहीं गिनते हैं, कभी कभी पैरों को भी जोड़ते हैं वो लोग। दीपा सेज एक्साइटेडली, तभी दीपा कहती है एक्साइटेडली, मेजरिंग लेंथ यूजिंग बॉडी पार्ट्स मस्ट बी सो मच फन। ठीक है, तो लेंथ को मेजर करना बॉडी पार्ट्स की मदद से बहुत ही ज्यादा फन होगा इसमें, दीपा का ऐसा मानना था। लेट अस आल्सो मेजर समथिंग यूजिंग अ बॉडी पार्ट। तो हम लोग भी कुछ मेजर करते हैं बॉडी पार्ट की मदद से। व्हाट शुड वी मेजर? हमें क्या मेजर करना चाहिए? ओके, लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल इन आवर क्लासरूम, सेज तस्नीम। तो अब तस्नीम कह रही है कि हम लोग क्लासरूम में जो टेबल है उसकी लंबाई नापते हैं बॉडी पार्ट्स की मदद से। पद्मा एड्स, एंड विच बॉडी पार्ट शुड वी यूज टू मेजर इट? और किस बॉडी पार्ट की मदद से हाथ उठाए, टांग उठाए या सर उठाए या नाक रगड़ के मेजर करें? ठीक है, तो किस बॉडी पार्ट से मेजर करें? दीपा कहती है, लेट अस यूज आवर हैंड स्पैन। ओके, हम लोग अपने हाथ को फैला करके अपने पाम को
उसको फैला करके हैंड स्पैन की मदद से उस टेबल को मेजर करेंगे। आई विल शो यू हाउ टू यूज इट। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि दीपा ने देखा था कि 4 अंगुल या फिर उसने इस तरह का कोई मेजरमेंट देखा भी होगा। आई हैव सीन माई मदर यूजिंग इट, शी कॉल्स इट बलिस्ट। ठीक है, तो इसने अपनी माँ को देखा इसको इस्तेमाल करते हुए, इसको बलिस्ट मेथड कहा जाता है। सो यूज ऑफ हैंड स्पैन आपने भी इस तरह से किया होगा बच्चों, या किसी को देखा होगा इस तरह से मेजर करते हुए लंबाई। हरदीप कहता है कि ओके लेट अस आल्सो नोट डाउन आवर मेजरमेंट्स, हम लोग अपने मेजरमेंट्स को लिखेंगे भी। ओके तो सो यहाँ पांचों बच्चों ने मेजरमेंट लिया उस टेबल का। तो अनीश का मेजरमेंट आया 13 से कुछ ज्यादा, पद्मा का 13 हैंड स्पैन, तस्नीम का 13 से कम, दीपा का 13 और 14 के बीच में, और हरदीप का 14। तो सबका मेजरमेंट क्या हुआ हैंड स्पैन का, सबका अलग अलग आया है। तो आप देख सकते हो बच्चों तुम लोग भी कि सबने बस अपने हाथ की मदद से, हैंड स्पैन की मदद से मेजरमेंट लिया था, तो सबका मेजरमेंट अलग अलग आया है। पद्मा कहती है ओ द नंबर ऑफ हैंड स्पैन्स इज डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस, कि हमारे हैंड स्पैन्स का जो नंबर है वो सबके लिए अलग अलग आया है। सो व्हाट कैन वी सी अबाउट द लेंथ ऑफ द टेबल, तो हम लोग टेबल की लंबाई के बारे में क्या कह सकते हैं। बट व्हाई शुड द नंबर बी डिफरेंट, लेकिन वो नंबर अलग अलग क्यों आए। हरदीप आज थॉटफुली, अब हरदीप जो है उसमें सोच विचार करते हुए कि अलग अलग नंबर क्यों आए। तस्नीम कहती है कि आई कैन गेस आवर हैंड स्पैन्स आर ऑफ डिफरेंट साइज। तो तस्नीम अंदाजा लगाती है कि हम लोग के हाथों की जो चौड़ाई है, मतलब जिस स्पैन से लेकर के हम लोगों ने मेजर किया टेबल को, वो अलग अलग साइज का है। अनीश गिव्स एन आइडिया, अब अनीश एक आइडिया देता है, लेट अस चेक दिस। सो ऑल ऑफ देम पुट देयर हैंड स्पैन्स अलोंग ईच अदर, सबने अब एक दूसरे के हैंड स्पैन को एक दूसरे के सामने रखा, एंड अराइव एट द कंक्लूजन दैट द लेंथ ऑफ देयर हैंड स्पैन्स आर डिफरेंट, और इस कंक्लूजन पे निकले कि उनके हाथों की जो चौड़ाई है, जो हैंड स्पैन है, वो अलग अलग है। दीपा सेज थॉटफुली, अब दीपा कहती है बहुत सोच विचार करके, नो वंडर पीपल यूज स्केल्स एंड मेजरिंग टेप्स। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग जो है वो स्केल का इस्तेमाल करते हैं या फिर मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। फर्दर दीपा एंड हर फ्रेंड्स कंपेयर द लेंथ ऑफ द टेबल विद द लेंथ ऑफ देयर हैंड स्पैन्स। दीपा और उसके दोस्त जो है वो टेबल की लंबाई को मेजर कर रहे हैं उनके हैंड स्पैन की मदद से। The length of the table is expressed in terms of their hand spans. तो टेबल की जो लंबाई है उसको उनके हैंड स्पैन्स के टर्म में लिखा गया है। Here the hand span used for measurement is an example of a unit. तो यहाँ पे जो हैंड स्पैन यूज किया गया है ये मेजरमेंट है यूनिट का। And the length is expressed in two parts, a number and a unit. और जो भी टेबल की मेजरमेंट लंबाई नापी गई उसको दो पार्ट में लिखा गया, एक तो न्यूमेरिकल पार्ट में और दूसरा यूनिट के पार्ट में। For example, if the length of the table is found to be 13 hand spans, अगर टेबल का यूनिट लेंथ जो है वो 13 हैंड स्पैन्स आया है, तो 13 is the number part and the hand span is the unit selected for the measurement. ठीक है, तो अगर टेबल का मेजरमेंट, मान लीजिए कि यहाँ पे इमेज में दिया हुआ था कि बच्चे टेबल को मेजर कर रहे हैं, तो अगर इस टेबल का मेजरमेंट 13 हैंड स्पैन आया है तो 13 न्यूमेरिकल पार्ट हो गया और हैंड स्पैन जो है वो यूनिट हो गया उसका। However, hand spans are other similar units such as length of hand, foot, fist और fingers differ from person to person. तो ये जितने भी फिजिकल यूनिट्स या फिर बॉडी पार्ट्स को यूनिट को कंसीडर करके अगर कुछ भी चीज मेजर किया गया है तो वो हर इंसान के लिए अलग अलग रहते हैं। क्यों? क्योंकि सब सारे इंसान जो है वो एक बराबर नहीं है। Thus, there is a need for such a unit for which measurements of the same length made by different people do not differ. ठीक है, तो इसीलिए एक ऐसे यूनिट का मेजरमेंट के लिए जरूरत पड़ा ताकि लोगों का मेजरमेंट जो वो अलग अलग नहीं आया करे। ओके, तो मोर टू नो, कुछ जानकारी वाली बात है यहाँ पे। इंडिया हैज द रिच हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट सिस्टम्स डेटिंग बैक टू एंशिएंट टाइम। भारत का जो मेजरमेंट सिस्टम है वो पौराणिक समय से ही, बहुत समय से ही है। ठीक है, अंगुल हो गया, धनुषा हो गया, योजना हो गया, तो ये सब मेजरमेंट सिस्टम है, इंडिया का मेट्रिक सिस्टम है जो पुराने समय से चलते आया है। ओके बच्चों, इसको रीड कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो हम लोग मेजर कैसे करते हैं वो तो पता चल गया। अब दूसरा चीज जो जानने वाले वो स्टैंडर्ड यूनिट्स। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स जैसे हम लोगों ने हैंड स्पैन को यूनिट कंसीडर किया था, तो उसकी भी हर जगह हैंड स्पैन तो यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हैंड स्पैन एक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो है स्टैंडर्ड यूनिट्स। सेवरल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स इवॉल्व्ड विद टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अलग अलग समय पर अलग अलग यूनिट्स का इवॉल्वमेंट होते गया। However, when people started traveling from one place to another, लेकिन जब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने लगे, it created a lot of confusion. अगर तो जिस जगह पे जिन लोगों ने यूनिट को इन्वेंट किया था, जब वो यूनिट लेके दूसरे जगह पहुंचे तो सबको कंफ्यूजन भी होने लग गया। This led to the different countries coming together and adopting a set of standard units of measurement. तो इसको दूर करने के लिए बाकी जो बहुत सारे देश जो है वो साथ में मिले और उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट को अपनाया, अडॉप्ट किया। The system of units now used is known as the international system of units. अभी के समय में जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल किया जा रहा है उसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या फिर एसआई यूनिट्स।
द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, एसआई यूनिट लेंथ का है जो मीटर है, इट्स सिंबल इज स्मॉल एम। अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 5.2, ठीक है, तो ये फिगर 5.2 में आप मीटर स्केल देख सकते हैं। 1 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स, एक मीटर को 100 टुकड़ों में 100 डिवीजन में बटा हुआ होता है, 100 भागों में बटा होता है। ईच डिवीजन इज कॉल्ड अ सेंटीमीटर, और हर सेंटीमीटर जो है हर डिवीजन जो है उसको सेंटीमीटर कहते हैं। अगर तो एक टर्म है, एक मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये सवाल भी आता है बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा। तो स्केल में एक मीटर का स्केल जो होगा उसमें 100 इक्वल डिवीजन बना होगा, और एक डिवीजन जो वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यू मे बी फेमिलियर विथ ए स्मॉलर पार्ट ऑफ द मीटर स्केल, आप लोग या तुम लोग एक स्केल मीटर स्केल को देखे हुए, छोटा वाला स्केल जो तुम लोग बॉक्स में रखते हो बच्चों, टिपिकली 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो यहाँ पे इमेज भी बना हुआ है, तो इस तरीके का स्केल तुमने देखा होगा बच्चों, आप लोग के बॉक्स में भी होगा, तो ये 15 सेंटीमीटर का है। लुक केयरफुली एट द 15 सेंटीमीटर स्केल, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो। इट हैज मार्किंग्स फ्रॉम 0 to 15, इसमें 0 से लेकर के 15 तक का निशान लगा हुआ है मार्किंग से। The length of any section between two consecutive big marks, such as between 1 and 2 or between 5 and 6, is 1 सेंटीमीटर। तो इस स्केल में देखोगे बच्चों, तो ये 1 से लेकर के 2 के बीच में, जैसे ये 1 सेंटीमीटर हो गया, दूसरा सेंटीमीटर हो गया, इन दोनों के बीच में छोटे छोटे मार्क्स बने हुए हैं। ओके, तो ये जो मार्क्स बने हुए नहीं, पहले आप ये समझिए कि ये इन दोनों पॉइंट के बीच में, 1 और 2 के बीच के जो पॉइंट है वो हो गया 1 सेंटीमीटर का। ऑब्जर्व दैट दीज सेक्शंस of 1 सेंटीमीटर लेंथ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ओके, अब देखोगे तो ये जो 1 सेंटीमीटर का गैप है, जो लेंथ है, इसके बीच में और छोटे छोटे डिवीजन बने हुए हैं। द लेंथ ऑफ वन ऑफ दीज स्मॉलर पार्ट्स इज कॉल्ड अ मिलीमीटर, तो ये जो एक स्मॉलर पार्ट है, इस लेंथ को कहा जाता है मिलीमीटर। 1 mm इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लेंथ दैट यू कैन मेजर यूजिंग द स्केल, तो 1 mm जो है वो सबसे छोटा यूनिट है लेंथ के लिए जिसको मेजर किया जा सकता है स्केल की मदद से। 1 mm इज इक्वल टू 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। ओके, तो अब 1 सेंटीमीटर में ये भी सवाल आता है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में बच्चों 10 मिलीमीटर। ओके, तो ये भी सवाल आता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। या फिर अगर डेसिमल में कहा जाए तो 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर। ओके, फॉर मेजरिंग लार्जर लेंथ्स वी यूज अ लार्जर यूनिट कॉल्ड अ किलोमीटर, और सबसे ज्यादा लंबी दूरी को मेजर करने के लिए हम लोग एक बड़ी यूनिट को कंसीडर करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं किलोमीटर। तो ये सब टर्म आपने सुना है पहले भी बच्चों, ऐसा नहीं कि कुछ नया है। तो मिलीमीटर नया होगा, सेंटीमीटर नया होगा, स्केल आपने देखा होगा, कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा उसको। ओके, तो सेंटीमीटर सबसे छोटा यूनिट होगा मिलीमीटर, और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लार्जर लेंथ मेजरमेंट के लिए, दैट इज किलोमीटर, which is equal to 1000 meters। ओके, तो इसको भी याद कर लेना है बच्चों, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। एंड फॉर मेजरिंग स्मॉलर लेंथ वी यूज यूनिट सच एज सेंटीमीटर और मिलीमीटर, और स्मॉलर लेंथ यानी छोटी छोटी लंबाइयों को नापने के लिए हम लोग छोटा यूनिट मेजर करते हैं, यूज करते हैं, जैसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर। सो हियर would it be convenient to use the unit meter to measure larger lengths such as the length of a railway track between two cities। ठीक है, तो क्या ये कन्वीनियंट होगा कि दो शहर के बीच में रेलवे ट्रैक की लंबाई को मेजर कर सकता है, और टू मेजर स्मॉलर लेंथ्स, या फिर छोटी लंबाइयों को मेजर करने के लिए सच एज थिकनेस ऑफ अ बुक और ऑफ अ पेज ऑफ अ बुक। फर्दर इन सम स्केल्स, फर्दर इन सम स्केल्स यू माइट हैव नोटिस्ड अनदर स्केल मार्किंग। ठीक है, तो कुछ स्केल्स में दूसरे तरीके का मार्किंग भी होता है, जैसे द स्केल मार्किंग इज इन इंचेस वेयर 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आपने इस तरीके का भी स्केल देखा होगा, तो इसमें ये मार्किंग जो है ये 1 इंच का है। ठीक है, 1 इंच में बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर के, 2.54 सेंटीमीटर के। इन अर्लियर डेज यूनिट सच एज इंच एंड फुट वर यूज्ड टू मेजर लेंथ, पहले के समय में इंच और फुट का भी इस्तेमाल किया जाता था लंबाई मेजर करने के लिए। ओके, अब यहाँ दो बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो सपोज वी ऑल मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल अगेन, हम लोग टेबल की लंबाई को फिर से मेजर करते हैं, बट दिस टाइम यूजिंग अ मीटर स्केल, लेकिन इस बार एक मीटर स्केल की मदद से। विल आवर रिजल्ट स्टिल बी डिफरेंट, क्या हमारा रिजल्ट फिर भी अलग रहेगा? नो, बट वी शुड फर्स्ट लर्न द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग अ स्केल टू मेजर लेंथ, लेकिन हमें सबसे पहले सही तरीका जानना पड़ेगा लंबाई नापने के लिए। करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ, तो सही तरीके से किसी भी चीज को कैसे नाप सकते हैं, ठीक है, उसकी लंबाई कैसे नाप सकते हैं। फॉर मेजरिंग एनी लेंथ वी नीड एन एप्रोप्रिएट स्केल, तो किसी भी चीज की लंबाई को नापने के लिए हमें एक स्केल की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, अगर तुम्हें अपनी पेंसिल की लंबाई नापनी है, सिमिलरली यू में इज अ 15 सेंटीमीटर स्केल, ठीक है, तो अगर पेंसिल की लंबाई नापनी है तो तुम एक 15 सेंटीमीटर वाला स्केल का यूज कर सकते हो। सिमिलरली इफ द हाइट ऑफ अ रूम इज टू बी मेजर्ड, अगर किसी रूम की लंबाई को नापना है तो यू मे नीड अ मीटर स्केल और अ मेजरिंग टेप। ठीक है, अगर किसी रूम की लंबाई को नापना है, ऊंचाई को नापना है, तो या तो एक मीटर स्केल का जरूरत पड़ेगा जिसमें 1 मीटर का लंबाई होता है टोटल, नहीं तो एक लंबा सा फीता का, ठीक है, जिसको हम लोग मेजरिंग टेप भी कहते हैं, उसका जरूरत पड़ सकता है।
You cannot directly measure the girth of a tree or the size of your chest using a meter scale. ठीक है, तो और डायरेक्टली गर्थ कहने का मतलब उसकी चौड़ाई, एक पेड़ की मोटाई को आप लोग डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते हैं, या फिर आप अपने चेस्ट को भी डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते हैं मीटर स्केल की मदद से। ठीक है, ये जो मेजरिंग टेप है उसकी मदद से मेजर किया जा सकता है, लेकिन स्केल की मदद से आसानी से नहीं मेजर होगा। फॉर सच मेजरमेंट्स फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप सच एज टेलर्स टेप इज मोर सुटेबल। ठीक है, तो ऐसे मेजरमेंट के लिए जिसमें गोलाई नापना हो, अपने चेस्ट को भी मेजर करना है, तो इस तरीके से टेलर जो टेप यूज करते हैं तो उस तरीके के टेप आसानी से यूजफुल हो जाते हैं। While measuring lengths, we need to take care of some points. ठीक है, तो लंबाई नापते समय हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। What is the correct way to place the scale? सही तरीका क्या है स्केल को रखने का? Place the scale in contact with the object along its length as shown in the figure. तो आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में कैसे दिखाया हुआ है कि ये जो ब्लू वाला पोर्शन है और सिर्फ इसी को कवर किया हुआ, वो भी अच्छे से विद इन दी बॉक्स, और ए वाले में इनकरेक्ट तरीके से। So this is the way how to place the scale to measure any object or the length. Now the next portion is what is the correct position of the eye while reading the scale? आंख को किस तरफ रखना चाहिए जब स्केल से रीडिंग ले रहे हैं हम लोग। तो फॉर एग्जांपल, इफ यू आर ट्राइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल बाय अलाइनिंग इट विथ ए स्केल, अगर एक पेंसिल का मेजरमेंट लिया जा रहा है स्केल से, द पोजीशन ऑफ योर आई शुड बी डायरेक्टली अबव द टिप ऑफ द पेंसिल। तो आपका पोजीशन जो है पेंसिल का, आंख का भी, तो वो पेंसिल के टिप के डायरेक्टली ऊपर रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इमेज में बच्चों यहाँ पे तुम लोग कि किस तरीके से इमेज के जहां पे भी हमें मेजरमेंट लेना है तो आई भी उसी के कांटेक्ट में रहना चाहिए, उसी के पास में भी रहना चाहिए। फर्दर, हाउ टू मेजर द लेंथ इफ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन। ठीक है, अगर कोई स्केल टूटा हुआ है तो हम लोग किसी भी चीज का लंबाई कैसे नापेंगे? तो अगर किसी का स्केल टूटा हुआ है बच्चों, तभी लंबाई नापा जा सकता है, बस वो बुद्धिमान होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सब बताने के बाद भी कई बच्चे भूल जाते हैं, तो जिसको याद रहेगा वही मेजर कर पाएगा बाद में स्केल टूटने के बाद भी। तो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूंगा, तो समझिएगा जरा। इफ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन और द जीरो मार्किंग इज नॉट क्लियर। ठीक है, अगर स्केल का टूटा हुआ है या फिर मार्किंग क्लियर नहीं है, ढंग से जीरो नहीं है, इट कैन स्टिल बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट। तब उस टूटे हुए स्केल की मदद से भी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। विथ सच ए स्केल यूज एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल। ठीक है, तो अगर उसमें टूटा हुआ है, मतलब जीरो भी अगर नहीं है, तो जीरो नहीं है तो क्या वो बाकी की तो मार्किंग है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, इसलिए दूसरा मार्किंग है, तो उसमें से किसी एक को जीरो कंसिडर कर लिया जाए। से 1.1 सेंटीमीटर, तो ये जैसे 1 सेंटीमीटर है, इसको स्टार्टिंग का पॉइंट मान लिया जाए। Then you must subtract the reading of this mark from the reading at the other end। और फिर जिस भी ऑब्जेक्ट का हमें मेजरमेंट लेना है, लेंथ का मेजरमेंट लेना है जिस भी ऑब्जेक्ट का, तो उसका एंड जहां पे हो रहा है तो उसका एंड का भी मेजरमेंट ले लो, और उसमें से फिर इस 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे देखो बच्चों, जैसे कि इन द रीडिंग एट वन एंड इज 1 सेंटीमीटर, स्टार्टिंग का वन एंड पे 1 सेंटीमीटर है, एंड एट द अदर एंड इट इज 10.4 सेंटीमीटर, वहीं दूसरे एंड पे जिसका रीडिंग है वो 10.4 सेंटीमीटर का है। Therefore the length of the object is 9.4 सेंटीमीटर। इसलिए जो ऑब्जेक्ट की लंबाई है वो 9.4 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों ने इसी तरीके से लंबाई को मेजर कर लिया। करेक्ट मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल विद ब्रोकन एंड। ठीक है, तो वैसे स्केल का जिसको किनारा टूटा हुआ है तो उसको किस तरीके से रख सकते हैं? डू यू नो, कैसे पता है कि तुम लोग को? हाउ टू विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स मेजर लेंथ्स। क्योंकि जो लोग अंधे होते हैं वो लोग कैसे लंबाई नापते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा अंधे लोगों को बहुत सारा काम करते हुए, तो उन लोगों को भी सिखाया जाता है, तो उसके लिए ऐसे स्केल बनाए होते हैं कि उसमें निशान बना हुआ है कि वो अंधा भी पहचान सके। ओके, सो नाउ कम टू द एक्टिविटी, लेट अस मेजर। सो इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करना है तुम लोगों को, तो उसको कलेक्ट करके इसमें लेंथ मेजर करके लिखना है कि कैसा लेंथ है उसका बच्चों। ये ज्यादा टफ नहीं है, आसानी से हो जाएगा। Why are some length measuring devices made up of flexible materials? कुछ लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस जो है वो फ्लेक्सिबल मटेरियल्स के क्यों बने होते हैं? जैसे टेलर के पास आपने देखा होगा मीटरिंग टेप, मेजरिंग टेप, तो वो फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना हुआ है। तो ऐसा क्यों है कि कुछ मटेरियल्स जो है वो फ्लेक्सिबल मटेरियल के क्यों बने होते हैं? While writing the length, do not forget to write the unit also। इस बात का ध्यान रखना बच्चों कि अगर लेंथ लिख रहे हो तो उसका यूनिट भी जरूर लिखना। Thus your result will consist of two parts, one part is the number and the other part is the unit of measurement। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी रिजल्ट लिखोगे मेजरमेंट का, तो उसमें 2 पार्ट रहेगा, एक तो नंबर का पार्ट रहेगा और दूसरा उसका यूनिट का पार्ट रहेगा। Some of your friend in the class would have measured the length of the same objects। ठीक है, तो अगर जो ये लिस्ट बनाए हो, अगर बनाओगे या फिर किए होगे, तो कुछ तुम्हारे कोई दोस्तों ने सेम ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट लिया होगा, लेकिन उसकी लंबाई अलग अलग हो सकती है। कंपेयर द लेंथ मेजर्ड बाय यू विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। तो उसकी मेजरमेंट, उसकी लंबाई को मेजर कीजिए अपने दोस्त के रीडिंग से उसको कंपेयर कीजिए। आर द मेजर्ड लेंथ्स द सेम और स्लाइटली डिफरेंट। तो जो लंबाई नापा गया है क्या वो सेम है या फिर कुछ अलग है? इफ नॉट द सेम, अगर सेम नहीं है,
डिस्कस द पॉसिबल रीजंस फॉर द डिफरेंसेस। ठीक है, तो फिर और क्या कारण हो सकता है इस अंतर आने के पीछे, इस इतने सारे अंतर के पीछे का कारण क्या हो सकता है। और सो दैट इज द डिस्कशन। नाउ डू यू नो, कुछ यहाँ पे और भी कुछ जानकारी वाली बात है। यूनिट ऑफ लेंथ सच एज किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर विथ बिगिन विथ लोअर केस। और बच्चों तो ये जो यूनिट्स हैं इन सबको हमेशा लोअर केस से स्टार्ट किया जाता है। लाइक किलोमीटर में के जो पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, सेंटीमीटर में जो सी पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, मिलीमीटर में भी जो एम पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ये पढ़ना इसको बच्चों तुम लोग। फर्दर, मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। ठीक है, कर्व्ड लाइन, तिरछा बुरछा लाइन अगर ड्रॉ किया हुआ है तो उसकी लंबाई को कैसे मेजर कर सकते हैं। Anish and his friends fixed electric string lights on the arches of the veranda of their house। ठीक है, तो ये अपने मकान में अनीश और उनके पेरेंट्स ने, उनके परिवार वालों ने मिल करके बिजली के बल्ब लगाए हुए हैं। ओके, तो उन लोगों ने अपने घर के बरांडा में बिजली के बल्ब लगाए हुए हैं एज शोन इन द फिगर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से बिजली के बल्ब को सजाया हुआ है इन लोगों ने अपने घर को, फॉर अ सेलिब्रेशन एट होम, घर को सेलिब्रेट करने के लिए। हाउ वुड दे हैव मेजर्ड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लाइट्स। उन लोगों ने कैसे मेजर किया होगा कि उन लोगों को कितनी लंबी लाइट की जरूरत है। इन द केस ऑफ अ कर्व्ड लाइन, ठीक है, तो टेढ़ा मेढ़ा या तिरछा लाइन के केस में मेजरमेंट्स कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ अ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। तो अगर टेढ़ा मेढ़ा लेंथ है, उस तरीके का लंबाई है, तो फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप वहां पे बहुत काम आता है मेजरमेंट करने के लिए। और बाय यूजिंग अ थ्रेड, या फिर धागे की मदद से भी। धागे की मदद से कैसे, तो द थ्रेड कैन देन बी स्ट्रेटेंड एंड इट्स लेंथ कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ मीटर स्केल। ठीक है, कि जिस आकार की लंबाई हमें चाहिए, जिस आकार के लिए लाइट लगाया गया था, तो उस आकार को धागा को डिजाइन दे करके पूरा मेजरमेंट, फिर उसको धागे को सीधा कर देंगे और पता कर लेंगे कितनी लंबाई की लाइट हमें जरूरत है, या फिर एज पर रिक्वायरमेंट जहां पे भी कर्व्ड सरफेस है। ऑलराइट, नॉट डिस्क्राइबिंग पोजीशंस। अभी हम लोगों ने क्या जाना, यूनिट के बारे में जाना, मेजरमेंट के बारे में जाना, और फिर सही तरीका जाना कि किस तरीके से सही तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड डिस्क्राइबिंग पोजीशन। ठीक है, मतलब कि किसी भी जगह का स्थिति, पोजीशन का उस जगह कौन सा हुआ उसको डिस्क्राइब करेंगे हम लोग। तो वन डे द टीचर इन्फॉर्म्स हर स्टूडेंट्स दैट शी हैज प्लान्ड एन एजुकेशनल विजिट टू अ नियर बाई गार्डन। तो एक दिन टीचर ने अपने बच्चों से कहा कि वो एक एजुकेशनल विजिट करने वाली है नियर बाई गार्डन। ठीक है, अगल बगल के बगीचे में। शी आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू रीच देयर डायरेक्टली इन द मॉर्निंग। उन्होंने बच्चों से कहा कि डायरेक्टली वो गार्डन में आ जाए। दीपा and her friends started discussing whether the garden would be closer than their school or farther। तो दीपा और उसके दोस्त, जो बाकी उसके दोस्त थे, सब आपस में डिस्कस करने लग गए कि गार्डन जो है वो स्कूल से ज्यादा नजदीक रहेगा या फिर स्कूल से दूर रहेगा। सो तस्नीम एंड पद्मा said that the garden would be closer while Deepa and Anish feel that the school would be closer। तो तस्नीम और पद्मा का कहना था कि गार्डन जो है वो ज्यादा नजदीक रहेगा, वहीं दीपा और अनीश का कहना था कि स्कूल जो है वो सबसे ज्यादा नजदीक रहेगा। हरदीप थिंक्स दैट बोथ वुड बी ऑलमोस्ट एट एन इक्वल डिस्टेंस। और हरदीप का मानना था कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे। क्यों, आप इमेज यहाँ देख सकते हो बच्चों कि लोकेशन ऑफ बस स्टैंड दिया हुआ है, स्कूल दिया हुआ है, गार्डन दिया हुआ है, और दीपा और उसके दोस्तों का घर दिया हुआ है, और उनके बीच में हु डू यू थिंक इज करेक्ट। तो इन तीनों में, इन तीन ग्रुप जो बना हुआ था कि दीपा का है, तस्नीम और पद्मा का, फिर अनीश और दीपा का, एंड हरदीप का, ये जो तीनों का ग्रुप बना हुआ था, इनमें से सही कौन कह रहा है। तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, सबके सब सही कह रहे हैं। क्यों, देन व्हाई आर देयर ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट। लेकिन सब जब सही है तो सबका ऑब्जर्वेशन अलग अलग क्यों आया। दे आर लोकेटिंग द डिस्टेंसेस ऑफ द स्कूल एंड गार्डन फ्रॉम देयर हाउसेस। ठीक है, तो वो लोग स्कूल और गार्डन का दूरी बता रहे हैं, जो भी अंदाजा लगा रहे हैं वो अपने घर से बता रहे हैं। ठीक है, अपने अपने घर से बता रहे हैं। इफ इंस्टेड ईच ऑफ देम हैड थॉट ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम अ सेम ऑब्जेक्ट और पॉइंट, से द बस स्टैंड। ठीक है, उन्होंने जो भी दूरी बताया, स्कूल का दूरी बताया, गार्डन का दूरी बताया, तो सब अपने अपने घर से बता रहे थे। ठीक है, ये नहीं कि किसी एक अलग फिक्स्ड पॉइंट से बताया जा रहा था, जैसे कि एक बस स्टैंड मान लिया जाए। देन देयर ऑब्जर्वेशंस वुड हैव बीन द सेम। ठीक है, अगर बस स्टैंड से कंसीडर किया जाता गार्डन की दूरी सब कोई, तब सबका ऑब्जर्वेशन क्या सेम रहता। When distance is stated with respect to a fixed object, ठीक है, अगर डिस्टेंस को किसी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बनाया जा रहा है और पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ रेफरेंस पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अगर एक फिक्स पॉइंट के रेफरेंस में, इसको इस फिगर के मदद से समझो बच्चों। ठीक है, कि यहाँ पे है दीपा का घर, यहाँ पे है अनीश का घर, यहाँ पे हरदीप का घर, यहाँ है तस्नीम का घर, और यहाँ है पद्मा का घर। ठीक है, तो दीपा और अनीश इन दोनों के लिए स्कूल नजदीक हुआ, वहीं तस्नीम और पद्मा इन दोनों के लिए गार्डन नजदीक हुआ, और हरदीप का घर बीच में पड़ता है, तो इसके लिए स्कूल भी उतनी ही दूरी पे है और गार्डन भी उतनी ही दूरी पे है। लेकिन अगर गार्डन का दूरी बस स्टैंड से निकाला जाए
तो बस स्टैंड से गार्डन का दूरी सबके लिए सेम रहेगा। सब अगर बस स्टैंड पे प्रेजेंट रहेंगे तो सबके लिए गार्डन का दूरी बस स्टैंड से सेम रहेगा। तो वही यहाँ पे जानना है आपको कि बस स्टैंड को एक फिक्स्ड पॉइंट मान लिया गया, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट मान लिया गया, तब गार्डन की दूरी वहां पे सबका ऑब्जर्वेशन सेम रहेगा गार्डन की दूरी के लिए। तो किसी भी फिक्स्ड पॉइंट या फिक्स्ड ऑब्जेक्ट को जहां से दूरी मेजर करना स्टार्ट किया जा रहा है तो उस फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और पॉइंट को हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अच्छे से याद रखना तुम लोग। रेफरेंस पॉइंट ये आगे के साइंस क्लासेस में भी, हायर क्लासेस में भी बहुत काम आएगा। और वैसे ये सिर्फ यही नहीं, हम लोग जितने भी यूनिट भी पढ़े हैं वो सब भी काम आएगा, तो सबको अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए चलना। A few days later, कुछ दिन बाद, हरदीप tells his friends excitedly, ठीक है, तो हरदीप अपने दोस्तों से बहुत खुशी के साथ कह रहा है, let us all go to the playground, चलो सब कुछ चलते हैं प्लेग्राउंड में। The sports teacher wants us to help her draw the lines with चूना पाउडर। जो स्पोर्ट्स की टीचर हैं वो लाइन ड्रॉ करवाना चाहते हैं चूना पाउडर की मदद से। लाइमस्टोन पाउडर फॉर मेकिंग द कबड्डी कोड फॉर द स्पोर्ट्स डे। तो स्पोर्ट्स डे आने वाला है स्कूल में, तो उसके लिए कबड्डी का कोड बनाना था, तो स्पोर्ट्स टीचर बुलाए हैं बच्चों को ताकि वो लोग चूना की पाउडर की मदद से लाइन ड्रॉ कर सके। पद्मा, we will need a longer measuring tape, हमें एक लंबा मेजरिंग टेप की जरूरत पड़ेगी। let us take it from the sports room, चलो स्पोर्ट्स रूम से लेके आते हैं। दीपा, let us first decide the point on the ground from which we will measure the distances to start drawing the lines। तो सबसे पहले हमें ग्राउंड पे एक ऐसा पॉइंट बनाना चाहिए, वो डिसाइड कर लेना चाहिए जहां से हम लोग बाकी लंबाई मेजर करेंगे। तो कबड्डी का ग्राउंड बनाना है तो उसके लिए उसका लेंथ भी होगा, ब्रेड्थ भी होगा, तो एक पॉइंट फिक्स कर लिया जाएगा, तो उससे सिर्फ उसकी बाकी की दूरी को मेजर किया जाएगा। Let us call this our reference point, और उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट कहा जाएगा। So here reference point is mentioned and the kids are drawing the lines, boundaries for the kabaddi court. Further, after a few days, फिर बाकी कुछ दिनों बाद, पद्मा was traveling by bus to visit her grandparents in Delhi। पद्मा जो है बस से जा रही थी अपने दादी जी से मिलने के लिए दिल्ली में। She was eager to reach Delhi and was reading the kilometer stones on the side of the road। ठीक है, तो वो अपने दिल्ली पहुंचने के लिए बहुत ही उत्सुक थी, बहुत ही जिज्ञासु थी, और वो सड़क के किनारे लगे जो किलोमीटर स्टोन्स होता है। तो बच्चों आप लोगों ने भी देखा होगा इस तरह के किलोमीटर स्टोन्स को कि जो दूरी बताते रहती है दो जगहों के बीच की। तो इस तरह किलोमीटर स्टोन्स को जो पद्मा है वो देखते जा रही थी। ऑन वन ऑफ द किलोमीटर स्टोन्स इट वाज रिटन एज दिल्ली 70 किलोमीटर। एक किलोमीटर स्टोन पे लिखा हुआ था कि दिल्ली और उसके नीचे 70 किलोमीटर। फर्दर ऑन जब आगे पहुंचा गया तो नेक्स्ट किलोमीटर स्टोन रीड दिल्ली 60 किलोमीटर। तो अगले किलोमीटर स्टोन पे लिखा हुआ था दिल्ली, जिसकी दूरी है 60 किलोमीटर। Each kilometer stone indicated to her that she was getting closer to her grandparents' house। अब पद्मा ये जान रही थी कि जितनी दूरी कम होते जा रही है, नंबर कम होते जा रहा है, मतलब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर और नजदीक पहुंचते जा रही है। These kilometer stones indicated her distance from Delhi। अब ये किलोमीटर स्टोन जो वो देख रही थी सड़क के किनारे, तो ये दिल्ली से उसकी दूरी बता रही थी, पद्मा की दिल्ली से दूरी बता रही थी। So Delhi is the reference point in this situation। तो इस पॉइंट में, इस सिचुएशन में दिल्ली को रेफरेंस पॉइंट बनाया गया था जहां से उस जगह की दूरी मेजर की गई है। What do such kilometer stones indicate? ठीक है, तो ये किलोमीटर स्टोन्स जो है वो क्या इंडिकेट करते हैं? How could Padma conclude that she was getting closer to her destination? पद्मा कैसे माने कि वो अपने डेस्टिनेशन के नजदीक पहुंच रही है? If the kilometer stone reads Delhi 70 किलोमीटर as shown in Delhi figure 5.13, ये फिगर में देख सकते हो तुम लोग बच्चों कि अगर किलोमीटर स्टोन पे 70 किलोमीटर दिख रहा है, we can say that the position of Padma is 70 किलोमीटर from Delhi। तो हम लोग आसानी से जान सकते हैं कि पद्मा जो है अभी दिल्ली से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। When the kilometer stone reads Delhi 60 किलोमीटर, वहीं अगर जब वो आगे बढ़ेगी तो 60 किलोमीटर दिखेगा, तो इससे क्या पता चलेगा कि जो पद्मा है अब वो 60 किलोमीटर की दूरी पे है दिल्ली से। The position of Padma is at 60 किलोमीटर from Delhi। Does this mean that the position of Padma with respect to the reference point is changing with time? तो इसका क्या मतलब हुआ कि पद्मा का जो पोजीशन है उस समय के अनुसार बदलते जा रहा है दिल्ली के कंसीडर करते हुए रेफरेंस पॉइंट। When does the position of an object change with respect to the reference point? और किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है वो रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में कब बदलता है? Does it change when an object is moving? क्या ये तभी बदलता है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? तो अब यही चीज हम लोग जानेंगे मूविंग थिंग्स। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जाना मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई को मेजर कर रहे थे। नाउ वी विल लर्न अबाउट मेजरमेंट ऑफ मोशन। ठीक है, मूविंग थिंग्स के बारे में जानेंगे कि कोई भी चीज अगर गति में है या चाल में है तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बेसिक अभी हम लोगों ने जाना कि पद्मा बस से ट्रैवल करी थी दिल्ली की ओर अपने दादी जी से मिलने के लिए। सो शी इज इन अ मूविंग बस, तो वो एक मूविंग बस में भी है। ओके, तो मूविंग थिंग्स एक एक्टिविटी से स्टार्ट है ये। Look around and prepare a list of 5 objects that are in motion and 5 objects that are at rest। ठीक है, तो 5 ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि मोशन में है और 5 ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि रुके हुए हैं, तो उसके बारे में लिखना है और जस्टिफिकेशन भी देना, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन भी करना। लाइक
काउ ग्रीजिंग इन द फील्ड, गाय जो चल रही है फील्ड में, तो उसके बारे में जस्टिफिकेशन हो जाएगा कि इट इज वॉकिंग एंड ईटिंग, ठीक है, वो घूम घूम के खा रही है तो चल रही है मोशन में। दूसरा एग्जांपल क्या दे सकते हो ऑब्जेक्ट इन द मोशन का, फैन फैन रनिंग ऑन द सीलिंग, ठीक है, फैन रनिंग ऑन द सीलिंग, छत पे पंखे चल रही है, बाहर रोड पे गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है। और कैसे पता चलेगा, तो फैन का ब्लेड जो है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, गाड़ी का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से और भी एग्जांपल देना बच्चों यहाँ पे तुम लोग। कंपेयर एंड एनालाइज योर जस्टिफिकेशन, हाउ कैन वन डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट, ठीक है। और कोई कैसे डिसाइड कर सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है या फिर रेस्ट में है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है या फिर रुका हुआ है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, एक ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में तभी कहा जाएगा इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विथ टाइम। तो एक ऑब्जेक्ट को मोशन में तभी कहा जाएगा अगर उसका पोजीशन चेंज होता है रेफरेंस पॉइंट के कंपेयर में, और वो भी बदलते समय के अनुसार, ठीक है, हर सेकंड हर समय उसका पोजीशन भी बदल रहा है। इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, इट इज सेड टू बी एट रेस्ट, तब ये कहा जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। दीपा लुक्ड अराउंड हर इन द बस एंड नोटिस्ड दैट ऑल द पैसेंजर्स वर सीटेड, दीपा ने अपने बस में देखा, आसपास में देखा उसने कि जितने भी लोग हैं सब बैठे हुए हैं। She looked around again after a minute and found them still occupying their seats. और एक कुछ देर बाद जब उसने फिर देखा तो यही देख पाया कि सब लोग फिर अपने अपने जगह पे ही बैठे हुए हैं। She wondered, वो चौंक गई कि are they moving, कि ये लोग हिल रहे हैं, ये लोग चल रहे हैं। She concluded that the position of the passengers was not changing with time. तो ये जान गई थी कि पैसेंजर्स का पोजीशन उस समय नहीं चेंज हो रहा उसके कंपैरिजन में। Therefore, they were certainly at rest. तो इसीलिए ये फिक्स था कि वो लोग रुके हुए हैं, they are at rest. However, when she looked outside, she felt they were in motion as their position were changing with respect to the things outside. लेकिन जब दीपा बाहर देख रही है, ठीक है, अंदर के लोगों को जब देख रही है तो बैठे हुए हैं, लेकिन जब दीपा बाहर देख रही है तो वो ये देख रही है कि उसका पोजीशन चेंज हो रहा है बाहर के ऑब्जेक्ट्स के रिलेशन में। The reference point is important in deciding whether an object is at rest or in motion, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करने के लिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है या फिर मोशन पे है। If दीपा considered herself, अगर दीपा अपने आप को माने, और the bus as the reference point, या फिर बस को अगर रेफरेंस पॉइंट माने, then the passengers were at rest, तो पैसेंजर्स क्या है, रेस्ट पे हैं। However, if she considered any object outside the bus, ठीक है, तो ये मोर टू है बच्चों, इसको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को ये जानने वाला है और ये सारे को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट को समझने के लिए बहुत जरूरी है। If she considered any object outside the bus, अगर वो बाहर की किसी ऑब्जेक्ट को अगर रेफरेंस पॉइंट मानती as the reference point, then the passengers were in motion, तो उस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग में जो बस के अंदर पैसेंजर्स हैं, यहाँ तक कि दीपा भी जो बस के अंदर है, all of them are in the motion, सबके सब मोशन में है। थिंक ओवर इट, इस पे कुछ विचार करना बच्चा तुम लोग कि सपोज यू आर ट्रैवलिंग इन अ शिप व्हिच इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, कि एक जहाज में बैठे हुए जो कि एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, और समुद्र पूरा शांत है। सपोज देयर इज नो विंडो ऑन द शिप, मानो कि उस शिप में कोई जहाज नहीं है। इज देयर एनी वे दैट यू कैन डिटरमाइन वेदर द शिप इज मूविंग और इज स्टेशनरी, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे तुम बता सकते हो कि जहाज जो है वो चल रही है या फिर रुकी हुई है, ठीक है। और दो तरह का कंडीशन कि सपोज देयर इज नो विंडो एंड यू आर नॉट अलाउड टू गो ऑन द डेक ऑफ द शिप, ठीक है, समुद्र के जहाज के उस जहाज के ऊपर भी नहीं जाना अलाउ नहीं रहेगा, तो क्या तुम बता पाओगे कि वो जहाज जो है वो स्टेशनरी या फिर मूविंग है। ऑलराइट, सो वी हैव रेड अबाउट द मूविंग थिंग्स, ठीक है, कि हिलते हुए चीजों के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन, कि हिल भी रहे हैं तो किस किस तरीके से हिल रहे हैं। ओके, टाइप्स ऑफ मोशन। एक्टिविटी से स्टार्ट हो रहा है। टेक एन इरेजर एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, एक इरेजर लो और उसको कुछ ऊंचाई से गिराओ। ऑब्जर्व इट्स मोशन, इसका मोशन कैसा है। डज इट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, क्या एक सीधी लाइन में गिरा है। व्हेन एन ऑरेंज ड्रॉप्स फ्रॉम द ट्री, जब एक ऑरेंज पेड़ से गिरता है, डज इट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, तो क्या वो एक सीधी लकीर में गिरता है। हैव यू सीन द रिपब्लिक डे परेड, क्या तुमने रिपब्लिक डे का परेड देखा है कभी। रिकॉल द मार्च पास्ट ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द परेड, तो उस परेड में जो मार्च पास्ट होता है स्टूडेंट्स का, और सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, बहुत सारे पर्सनल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं उसमें जो मार्च पास्ट करते हैं, तो उनके बाद उनको ध्यान देना कभी। डू दे मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, क्या वो सीधे नहीं चलते हैं। व्हेन दे हैव अ बॉक्स, हेवी बॉक्स इज पुश्ड, और अगर किसी भारी डब्बे को धक्का दिया जाए, इट में ऑल्सो मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो वो भी, और सिर्फ भारी डब्बा कहने का मतलब कि भारी चीज को धक्का दिया जाए तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। तो यहाँ इमेज देख सकते हो बच्चों तुम लोग, इमेज बना हुआ है कि रबर को गिराया गया है, एक भारी डब्बे को गिराया जा रहा है, और ऑरेंज जो है पेड़ से गिर रहा है, और यहाँ बच्चे हैं जो कि मार्च पास्ट कर रहे हैं, और सब का सब क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पथ, एक स्ट्रेट पाथ जो है जिसको फॉलो कर रहा है। बट डू थिंग्स ऑलवेज मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन क्या चीजें हर बार स्ट्रेट लाइन ही मूव करती हैं।
यू माइट हैव एंजॉयड प्लेइंग ऑन स्विंग्स एंड मेरी गो राउंड, तुम लोगों ने झूला जरूर झूला होगा बच्चों जिसमें मेरी गो राउंड भी है। आर दिस टाइप ऑफ मोशन और ऑल्सो लीनियर मोशन, क्या ये भी मोशन लीनियर मोशन है? ओके यहाँ मैं मिस कर गया था कुछ बच्चों कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। ठीक है, कि जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी रास्ता में ट्रेवल करता है तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर मोशन। ठीक है, तो नाउ वी आर स्टडीइंग टाइप्स ऑफ मोशन, कुछ टाइप ऑफ मोशन से, जिसमें पहला हो गया लीनियर मोशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर सीधा रास्ता ट्रेवल कर रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे लीनियर मोशन। तो यहाँ इमेजेस की मदद से लीनियर मोशन को बताया गया है। ओके सही यार, कि तुम लोगों ने जो झूला झूला है, जैसा भी झूला हो, तो क्या वो लीनियर मोशन है? क्या वो सीधा चल रहा है? क्या वो झूला सीधा चल रहा है? नो। लेट अस इन्वेस्टिगेट। टाई एन इरेजर और टू एट एन एंड ऑफ अ थ्रेड। ठीक है, तो जैसे रबर को लटकाया गया है, इस तरह से रबर को लटकाना एक धागा से बांध करके। होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड विथ योर हैंड एंड व्हर्ल इट, और धागा का दूसरा कोना को अपने हाथ से पकड़ो और उसको गोल गोल घुमाओ। व्हर्ल इट का मतलब गोल गोल घुमाना। ओके, ऑब्जर्व इट्स मोशन, अब इसको मोशन को ध्यान देना। इज द मोशन ऑफ द इरेजर द सेम एज दैट ऑफ अ मेरी गो राउंड, क्या इसका इरेजर का जो मोशन है क्या वो मेरी गो राउंड की तरह बराबर ही नहीं है, उसी की तरह नहीं है? When an object moves along a circular path, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है तो उसके मोशन को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। ऑलराइट, तो आप यहाँ देख सकते हो कि कैसे एक रबर को धागे में बांध करके घुमाया जा रहा है। ये बड़ा सा एक मेरी गो राउंड है बच्चों, तो ये सब सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं, जिसे हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ मोशन में पहला लीनियर मोशन, जो सीधा पाथ जो सीधा चलता है। सर्कुलर मोशन जो गोल घूमता है। देखिए, तो गोल घूमता है लेकिन एक फिक्स्ड एक्सिस पे। ठीक है, अब ये ध्यान से चलना, जो गोल घूम रहा है लेकिन एक फिक्स्ड एक्सिस पे। नाउ अगेन एक्टिविटीज गिवन, लेट अस इन्वेस्टिगेट। टाई एन इरेजर और अ पोटैटो एट वन एंड ऑफ अ थ्रेड। ठीक है, तो धागे के एक कोना में उसको बांध देना है, इरेजर को या फिर पोटैटो को। हैंग द इरेजर बाय होल्डिंग द अदर एंड ऑफ द थ्रेड, कीप योर हैंड स्टेडी, और धागे का दूसरा कोना अपनी उंगली से पकड़ के दूसरे कोने में पकड़े रहो। यूजिंग द अदर हैंड टेक द इरेजर स्लाइटली टू वन साइड एंड देन रिलीज। ठीक है, तो दूसरी हाथ की मदद से इरेजर को किनारे ले जाओ, उसको वहां से छोड़ दो। Does it start moving to and fro? ये तो ये झूला झुलाने की जैसे बराबर। ठीक है, जैसे झूला में आगे पीछे करते हैं हम लोग, तो उसी तरीके से रबर को भी पीछे करना है। Does it start moving to and fro? Is its motion similar to the motion of a swing? और क्या इसका मोशन जो ये झूले की स्विंग के बराबर नहीं है? जैसे हम लोग रबर को झुला रहे हैं तो क्या ये झूले के बराबर नहीं है? When an object moves to and fro about some fixed position, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पोजीशन पे टू एंड फ्रो मूव करता है तो इस मोशन को हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो ये तीन तरह के मोशन हो गए बच्चों, इन तीनों को याद रखना है तुम लोगों को, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। नाउ फर्दर लेट अस इन्वेस्टिगेट। एक और एक्टिविटी है कि टेक अ थिन मेटल स्ट्रिप ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, होल्ड इट्स वन एंड प्रेस्ड एट अ टेबल, यू मे यूज अ फ्यू बुक्स ऑफ ब्रिक टू होल्ड इट। ठीक है, तो किसी चीज को दबा दो उस स्ट्रिप को, मेटल स्ट्रिप को, प्रेस द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिप। ठीक है, तो ये तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा बच्चों कि स्केल के एक कोने को पकड़े हुए उंगली से और दूसरे कोने को एक उंगली से प्रेस करते हो, तो वो क्या होता है, वाइब्रेशन जैसा दिखता है उस स्केल में। तो वो स्केल का जो वाइब्रेशन है वो भी एक एग्जांपल है ऑसिलेटरी मोशन का। फर्दर मोर टू नो में एक कुछ है कि इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये बात इसको ध्यान रखें, यहाँ पे जानने वाली है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अपना रास्ता फिर से पकड़ ले रहा है एक समय के बाद, ठीक है, जिस भी मोशन में है उसी रास्ते पे वो वापस आ जा रहा है एक समय के बाद, इट्स मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक, तब इस मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। हायर क्लासेस में सब डिटेल में जानना रहेगा, अभी बस ये जानिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना रास्ता फिर से पकड़ ले रहा है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो उस मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन, और कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है, इट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ अगेन एंड अगेन, और तो वो जो है बार बार वो गोल घूमते ही रहता है उस सर्कुलर मोशन में। एन ऑब्जेक्ट इन ऑसिलेटरी मोशन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इट्स मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन में भी जो है वो भी अपना मोशन को रिपीट करते रहता है। व्हाइल मूविंग टू एंड फ्रो, बोथ सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक इन नेचर। तो ये सर्कुलर मोशन हो गया, ऑसिलेटरी जो मोशन हो गया, बोथ ऑफ देम आर द पीरियोडिक इन नेचर। फर्दर देयर इज एक्टिविटी, लेट अस आइडेंटिफाई। लुक एट द पिक्चर ऑफ चिल्ड्रंस पार्क, नीचे में बच्चों का एक पार्क दिया हुआ है, और विजिट द चिल्ड्रंस पार्क, या फिर तुम किसी पार्क में जाओ बच्चों, फिर वहां अलग अलग तरीके के जो भी जिस भी तरीके के मोशंस दिखेंगे उन सबको ऑब्जर्व करो, और उसको लीनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी में लिखना रहेगा। सो ये द इमेज इज गिवन एंड द टाइप ऑफ मोशन। ये घूमना बच्चों, कभी बाहर निकलना तो देखना इसकी किस तरीके का ऑब्जेक्ट है, उसमें किस तरीके का मोशन है। ऑलराइट, तो कीवर्ड से स्टार्ट हो गए हैं। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। ओके बच्चों, तो यहाँ पे चैप्टर का एंड होता है। चैप्टर था मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड द मोशन, कि लंबाई कैसे मेजर करेंगे या फिर किसी भी चीज के मोशन के बारे में कैसे जानेंगे हम लोग। तो मोशन के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है रेफरेंस पॉइंट, उसको अच्छे से याद रखना बच्चों, हायर क्लासेस में वो बहुत काम आएगा रेफरेंस पॉइंट। और टाइप्स ऑफ मोशन में 3 मोशन जाने हम लोगों ने,
लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और एसिलेटरी मोशन। तो इन मोशंस को भी ध्यान रखना है, यूनिट ऑफ मोशंस को भी ध्यान रखना है। लगभग सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान रखना है। ओके, सो दैट वाज द एंड ऑफ द चैप्टर 5, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। ओके बच्चों, तो पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो तुम लोग डायरेक्टली फोन से कांटेक्ट कर सकते हो या फिर वेबसाइट से कांटेक्ट कर सकते हो। ऑल दी सर्विसेज आर पेड, फ्री में नहीं है। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, क्वारा पे भी है। तुम लोग सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ओके, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।